नमस्कार सभी को। मैं आपके सामने चैप्टर 1 लेकर आया हूँ, क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्लास 9th साइंस। आई होप you will enjoy learning in this video. So in this chapter we will discuss all the important points of this chapter. So first point is, what is matter? Matter क्या होता है? Matter is anything which occupies space and has mass. जिसका मास होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। स्पेस ऑक्यूपाई मतलब जहाँ पे उस सामान को रखा जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, वो एक स्पेस को कवर करेगा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो पहला पॉइंट है कि अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, कॉल्ड पंच तत्व। इंडियन फिलोसोफर्स सबसे पहले मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो भी मैटर है वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स से मिल करके बना हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, 5 बेसिक एलिमेंट्स गिवन बाय अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स आर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। इसे हम पंच तत्व कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है जैसा हमें वो दिख रहा है। मैटर जिस तरह से दिखता है वो या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। केमिकल कंपोजिशन के आधार पे मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 है प्योर सब्सटेंसेस एंड नंबर 2 है मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस भी 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर्स में भी होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कैसा होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। टाइनी का मतलब बहुत बहुत छोटे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। और जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होते हैं, जगह होती है। थर्ड पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो हमेशा घूमते रहते हैं, फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते हैं। लास्ट पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। Okay, out of these 4 points any one point can be correct or any one point can be false, that you have to identify। ये 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं, 5 पॉइंट हैं, तो इसमें से कोई भी एक पॉइंट सही हो सकता है या गलत हो सकता है, MCQ में आ सकता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन कौन सी बातें गलत हैं।
तो मैटर जो है वो पार्टिकल्स के बने होते हैं, पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं और पार्टिकल्स हमेशा मूविंग कंडीशन में होते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक एक्टिविटी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल। एक बीकर में पानी लेना है और उसका एक लेवल लगाना है जहाँ तक पानी है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की मदद से शुगर या सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व करना है, मिक्स करना है। द सॉल्ट डिज़ोल्व्स इन द वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। तो जब सॉल्ट और वाटर उसमें मिक्स हो गया तो वाटर का लेवल जो है चेंज नहीं होता है, जो पहले था वही रहता है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शुगर और सॉल्ट हमने डिज़ोल्व किया वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस थे वो वहाँ जा कर के फिक्स हो गए। दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये शो करता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि जो पार्टिकल्स हैं, मैटर जो है वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। क्योंकि जब हम वाटर में शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है। क्यों इंक्रीज़ नहीं होता है? क्योंकि शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जा कर के फिक्स हो जाते हैं। इस वजह से वाटर का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता है। तो ये पूरी एक्टिविटी दी जा सकती है क्वेश्चन के फॉर्म में और इसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम इट। इससे आप क्या समझते हैं, आपने क्या समझा? तो आपका राइट आंसर होगा मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट एक्टिविटी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। ये हम कैसे शो कर सकते हैं? इसके लिए भी यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है। तो एक्टिविटी क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं और आपको कंक्लूज़न बताना होगा कि ये एक्टिविटी से आपने क्या समझा, क्या फाइंड आउट किया। डिसॉल्व 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में आपको 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करना है। अब फर्स्ट बीकर से टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। सेकेंड बीकर में 100 ml ऑफ वाटर है और फर्स्ट बीकर से 10 ml निकाल के इसमें डालना है। नाउ टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड डिज़ोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। फिर सेकेंड से 10 ml निकालना है और थर्ड में डालना है। फिर थर्ड से 10 ml निकालना है और फोर्थ में डालना है। इस तरह से 5 to 6 टाइम्स हमें करना है। दिस शोज दैट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि 1 से 2 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के इतने अमाउंट ऑफ वाटर को कलर्ड कर दे रहे हैं। तो इट शोज दैट पोटेशियम परमैंगनेट और एनी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। एक शुगर क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं शुगर के, राइट। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी टाइनी।
नेक्स्ट एक्टिविटी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हमने फर्स्ट एक्टिविटी किया था, सेम वही एक्टिविटी है। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल, dissolve some salt or sugar in it with the help of glass rod. The salt dissolves in water, but the level of water does not change. This is because the particles of salt get into the space between the particles of water. जब हम वाटर में शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। इससे ये शो होता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। इसी एक्टिविटी से ये शो होता है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली along the sides of the beaker. Leave it undisturbed for a few hours. The ink spreads evenly throughout the water due to the movement of the particles of water and ink. The intermixing of two or more different types of matter on their own is called diffusion. तो यहाँ पे 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि हमने एक बीकर में वाटर लिया और एक ड्रॉप इंक डाला। आप देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन कैसा है। फिर आफ्टर सम टाइम पूरा जो वाटर है वो इंक के कलर जैसा हो जाएगा, यानी कि इंक के जो पार्टिकल्स हैं वाटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, जैसे ये सेकंड फिगर में दिखाई दिया, और फिर वो इवेनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इट शोज दैट जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो फिक्स पोजीशन पे नहीं है, वो मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूज़न का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, अपने आप। जब दो या दो से अधिक मैटर इंटरमिक्स हो जाते हैं अपने आप, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे हम शो करेंगे कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं। टेक अ आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। It is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber band, and difficult to break the iron nail. This is because the particles in the iron nail held together with greater force than in rubber band and chalk. आयरन नेल, रबर बैंड और चॉक, ये तीन मैटर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो सबसे आसानी से टूटने वाला जो होगा वो क्या होगा, चॉक और रबर बैंड, और सबसे डिफ़िकल्ट होगा आयरन नेल। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखें। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन नेल में है, उससे कम रबर बैंड में है, और उससे भी कम चॉक में रबर बैंड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो अगर हम इसे अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आयरन नेल, उसके बाद चॉक और उसके बाद रबर बैंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम।
The force of attraction between the particles is maximum. The movement of particles is minimum. They are least compressible. Their rate of diffusion is least. ये 6 पॉइंट सॉलिड के प्रॉपर्टीज आपका ध्यान रखना है. डेफिनिट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम. जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सबसे पहले तो इसको आपको टेबल बना के लिखना है, ना कि पैराग्राफ के फॉर्म में. अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको टेबल बना के लिखना है. फर्स्ट में सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस. जब आप फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, सभी तीनों के फर्स्ट पॉइंट आपको लिखने हैं सिमिलर. यानी फर्स्ट पॉइंट, एक का फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, दूसरे का सेकंड लिख रहे हैं, तीसरे का थर्ड लिख रहे हैं, तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कहलाएगा. तो सबसे पहले हम सॉलिड का देखते हैं. तो सॉलिड में सबसे पहला पॉइंट है डेफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. इसके बाद है आपका स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, सबसे कम होता है, मिनिमम होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स सबसे कम होता है, मिनिमम होता है. कंप्रेसिबल सबसे कम होता है और डिफ्यूज़न सबसे कम होता है. राइट. तो जैसे अगर आप रेट ऑफ डिफ्यूज़न लिखेंगे तो सॉलिड में लीस्ट लिखेंगे, लिक्विड में मोर लिखेंगे, एंड गैस में मैक्सिमम. तो इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट, properties of liquids. Now we will discuss properties of liquids. तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, सॉलिड में हमने जैसे देखा था, लिक्विड है नो डेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम. सॉलिड में क्या था, डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. यहाँ नो डेफिनेट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में रख देंगे उसका वो शेप लेगा. जग में रखेंगे, जग की तरह दिखेगा. ग्लास में रखेंगे, ग्लास की तरह दिखेगा. मग में रखेंगे, मग की तरह दिखेगा. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट. यहाँ पे इंटरमीडिएट का स्पेलिंग आप देख लेंगे, DIATE होगा. यहाँ DE लिखा हुआ है, TE होगा, नीचे वाला सही है. तो सॉलिड और गैस के बीच में इंटरमीडिएट होता है, यानी कि सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंटरमीडिएट. लेस कंप्रेसिबल. रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स, लेस देन गैस. ये ध्यान रखना है. तो ये हो गए लिक्विड के प्रॉपर्टीज़. नेक्स्ट हमारा आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. सबसे पहला, गैस है नो डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम. ना तो उसका शेप फिक्स होता है, ना उसका वॉल्यूम फिक्स होता है. गैसेस ऑक्यूपाई होल स्पेस ऑफ द कंटेनर. गैस जो होता है जिसमें आप रख दोगे उसमें वो फिक्स हो जाएगा और पूरा स्पेस कवर कर लेगा. स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स मैक्सिमम. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मिनिमम. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम. मोस्ट कंप्रेसिबल. द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड. सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस में होता है. तो आपने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस किए. 6 पॉइंट हैं. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ये 6 पॉइंट में से कोई सा भी आप 3 पॉइंट, 4 पॉइंट लिख सकते हैं. बस आपको ये ध्यान रखना है कि टेबल के फॉर्म में लिखना है और टेबल में आप पॉइंट वाइज लिखेंगे. अगर फर्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं डेफिनेट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम के बारे में लिख रहे हैं, तो तीनों का शेप एंड वॉल्यूम लिखेंगे.
जैसे सॉलिड में फिक्स शेप फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड में नो फिक्स शेप फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस में नो डेफिनेट शेप नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इस तरह से तभी जाके वो डिफ्रेंशिएट माना जाएगा, डिस्टिंग्विश माना जाएगा, अदरवाइज नॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होते हैं। सॉलिड में कॉम्पैक्ट, लिक्विड में थोड़े से लूज और गैस में सबसे ज़्यादा लूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज ऑफ स्टेट। सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे एक दूसरे में चेंज होते हैं, किस तरह से स्टेट चेंज होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेज इनटू लिक्विड, व्हेन लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेज इनटू गैस। जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे, यहाँ देखिए हीट करेंगे तो वो लिक्विड में बन जाएगा, फिर लिक्विड को और हीट करेंगे तो वो गैस बन जाएगा, फिर हम जब गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, फिर लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। When a gas is cooled, it changes into liquid. When a liquid is cooled, it changes into solid. Example: if ice is heated, it changes into water. If water is heated, it changes into steam. If steam is cooled, it changes into water. And if water is cooled, it changes into ice. तो solid से liquid, liquid से gas on heating. Solid से liquid, liquid से gas ऑन हीटिंग। फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड ऑन कूलिंग। तो जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, फिर लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस बन जाएगा, फिर जब हम गैस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को जब हम कूल करेंगे तो फिर वापस सॉलिड बन जाएगा। तो दिस इज योर चेंज ऑफ स्टेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर टेक्स प्लेस। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेक्स्ट, मेल्टिंग या फ्यूजन। मेल्टिंग या फ्यूजन। When a solid is heated, the particles begin to vibrate with greater speed and begin to move more freely. Then at a particular temperature, the solid melts and changes into liquid. The process of melting is also known as fusion. तो यहाँ पे पहली बात क्या है कि मेल्टिंग और फ्यूज़न एक ही प्रोसेस का नाम है, और जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है लिक्विड में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन आ सकता है। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। के फॉर केल्विन, के फॉर केल्विन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइस जो वाटर का एक फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर दीजिए। अगर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस 100 373 केल्विन हो जाएगा। वापस अगर केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप 273 माइनस कर दीजिए, 373 केल्विन इज इक्वल टू 100 सेल्सियस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पर ध्यान देंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required
to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called the latent heat of fusion. 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट is called as latent heat of fusion. Latent heat of fusion, amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure and melting point. ये जरूर लिखना है, at atmospheric pressure and its melting point, तभी डेफिनेशन सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं latent heat of fusion. Next is boiling. When a liquid is heated, the particles begin to move even faster. Then at a particular temperature, the liquid begins to boil and changes into gas or vapor. Boiling is a bulk phenomenon. When a liquid boils, the bulk of the liquid, bulk means in large quantity, the bulk of the liquid changes into vapor. The temperature at which a liquid starts boiling is called its boiling point. The boiling point of water is 100 degrees Celsius or 373 Kelvin. पिछले स्लाइड में मैंने बताया था सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कैसे करते हैं। सेल्सियस से केल्विन 100 ऐड प्लस 273 और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है माइनस 273। तो बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी से रिलेटेड है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन वेपर में कन्वर्ट होना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका डिस्टिंग्विश करने को आ सकता है या डेफिनेशन भी आ सकता है या MCQ में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। आंसर विल बी इन द क्वेश्चन। डेफिनेशन जो दिया है वो क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा और आपको बताना होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है या बॉइलिंग है या मेल्टिंग है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? लिक्विड टू gas, 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure and boiling point. तो जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो उसका कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेटअप किया हुआ है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। जब कोल्ड होते हैं तो पास पास होते हैं, हॉट होते हैं दूर दूर हो जाते हैं। लिक्विड में भी कोल्ड में पास पास होते हैं, हॉट होता है तो वो दूर दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का डेफिनेशन आ सकता है द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नॉर्मल कंडीशन में पहले सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड होगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस होगा, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड होगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड होगा। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है कि वो इंटरमीडिएट स्टेज में नहीं जाता है,
वो सॉलिड से सीधा गैस में और गैस से सीधा सॉलिड में आ सकता है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड is heated, it changes into vapor. If the vapors are cooled, it changes into solid. तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल देके, जिसे जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड नहीं होता है, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस को वापस हम कूल करते हैं तो वापस वो अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और इसमें एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। We can liquefy gas by applying pressure and reducing the temperature. तो यहाँ पे टेम्परेचर को अगर हम कम करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इफ प्रेशर इज रिड्यूस्ड it changes directly to gas without coming into liquid state. So solid carbon dioxide is known as dry ice. Solid carbon dioxide is known as dry ice. तो जब हम किसी गैस को कंप्रेस करेंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। Next, interconversion of three states of matter. The states of matter are interconvertible, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये। गैस से सॉलिड सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस टू लिक्विड वेपोराइजेशन, लिक्विड टू गैस कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन और मेल्टिंग। तो थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। Next point is evaporation. The change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. Liquid vapor में change होता है at any temperature below its boiling point. Boiling point से कम भी अगर temperature होता है तो धीरे धीरे वो vapor में convert होता जाता है। vapor यानी gaseous form। इस process को हम evaporation कहते हैं। Evaporation is a surface phenomenon. Particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction and changes to vapor state. तो जब तक वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, लेकिन जब हम उसे हीट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, यानी सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं उनको जब एनर्जी मिलती है तो उनका जो अट्रैक्शन वाला एनर्जी है, फोर्स है, वो ख़त्म हो जाता है और वो गैसियस फॉर्म में फ्री हो जाते हैं। इसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। MCQ के फॉर्म में भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो सबसे पहले कौन कौन से पॉइंट है वो आप ध्यान देंगे। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड,
सबसे ज़्यादा जिस पे ये डिपेंड करते हैं इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा या ज़्यादा होगा ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ये डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे, और ये डिपेंड करता है विंड स्पीड पे। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा ह्यूमिडिटी के केस में। विंड स्पीड इंक्रीज होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। तो सिर्फ ह्यूमिडिटी ही एक ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है। कब? अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज। तो इसका उल्टा भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, राइट? दोनों कंडीशन है। सरफेस एरिया इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, सरफेस एरिया डिक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, ह्यूमिडिटी इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, humidity decrease rate of evaporation increase, wind speed increase rate of evaporation increase, wind decrease rate of evaporation will decrease. So this is way how the particles of liquid changes into gaseous state. This is also very important. Evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling. When liquid evaporates, the particles of liquid. When a liquid evaporates, the particles of liquid absorb heat from the surroundings and evaporates, so the surroundings become cold. Example: people sprinkle मतलब छिड़कना, people sprinkle water on the roof or open ground because during evaporation water absorbs heat, makes the hot surface cool. During summer we sweat more because during evaporation the sweat absorbs heat from our body, making the body cool. Wearing cotton clothes in summer keeps us cool because cotton absorbs sweat, and when the sweat evaporates it absorbs heat from our body, making the body cool. तो ये 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये 3 एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसका टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्निक क्या है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। जहाँ भी इवेपोरेशन होगा वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से कूलर में कूलिंग इफेक्ट होता है with the help of evaporation. So I hope you all have enjoyed the chapter. Go through it, discuss and learn the important points. Like, share and subscribe the channel and share the video with your friends. This video is very important from exam point of view. In next video we will discuss second chapter. Thank you all. Take care. Bye.